देखिए, कहने के लिए भारत को आजादी 1947 में ही मिल गई थी, लेकिन कश्मीर को 2019 में आजादी मिली। यूं तो कहने के लिए 3 युद्ध लड़े गए भारत और पाकिस्तान के बीच में, लेकिन किसी भी युद्ध से भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर का मुद्दा का निष्पक्ष नहीं मिल पाया। भारत सरकार की तरफ से दूसरे राज्यों से ज्यादा सुविधाएं देने के बावजूद कैसे एक राज्य की जनता अभी तक गरीब है, और कैसे 370 और 35A जैसे धाराओं को पाल पोस के बड़ा किया गया, और क्यों अब एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि कश्मीर का मुद्दा भारत और पाकिस्तान के लिए धन या जमीन का नहीं, बल्कि अब उनके स्थानीय लोगों के सम्मान और इज्जत की बात है। India has scrapped the special status awarded to Kashmir. Article 370 of the Indian Constitution allowed the region to make its own laws. India's government has made a significant move to take direct control of the state of Kashmir. मोदी सरकार ने अपने वादे के मुताबिक 370 को हटा दिया। राष्ट्रपति के आदेश से 370 का वजूद अब खत्म हो चुका है। History is made by those who give a damn. अर्थात इतिहास वही लोग रचते हैं जो किसी चीज की परवाह नहीं करते और निडर होकर फैसले लेते हैं। आज जम्मू कश्मीर का पुनर्जन्म हुआ है, और एक तरीके से ये कहिए कि ये भी आजादी के दिन से कम बड़ा दिन नहीं है। उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के। कहने के लिए भारत का मुकुट कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर राज्य का विवाद अभी से नहीं, बहुत पुराने समय से चल रही है। जब 1947 में भारत को आजादी मिली थी, उसके बाद भारत और पाकिस्तान के बीच 3 युद्ध लड़े गए, लेकिन इस समस्या का समाधान निकलने के वजह ये और उलझता ही गया। कश्मीर की समस्या भारत और पाकिस्तान के बीच सबसे उलझी हुई समस्या है। स्वतंत्रता के बाद जब ब्रिटिश सरकार ने घोषणा कर दी थी कि देशी रियासतें अपनी इच्छा अनुसार भारत अथवा पाकिस्तान में विलय हो सकते हैं, तो अधिकांश रियासत भारत अथवा पाकिस्तान में विलय हो गई और उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आई। हाँ, हालांकि हैदराबाद और जूनागढ़ के विषय में थोड़ी सी समस्या आई थी, परंतु उसका भी निष्पक्ष बहुत ही आराम से बहुत जल्द मिल गए। देखिए, भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर स्थित ये राज्य भारत और पाकिस्तान दोनों को ही जोड़ता है। जनसंख्या की बात करें तो यहाँ पे बहुसंख्यक मुस्लिम धर्म की ही जनता है, लेकिन यहीं से खेल शुरू होती है, क्योंकि यहाँ का शासक हिंदू शासक था। जब 1947 में भारत को आजादी मिली, तब यहाँ के राजा कोई भी निष्पक्ष पर नहीं पहुंच पाए कि इसे भारत से विलय कराएं या पाकिस्तान से, और इसी का फायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने सोचा कि इसे अपने साथ मिला लिया जाए। जब बात नहीं बनी तो 22 अक्टूबर 1947 को उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत के कवालियों के भेष में पाकिस्तान सेना ने कश्मीर में घुसपैठ कर आक्रमण कर दिया। साथ ही पाकिस्तान ने अपने सीमा पर 20 सेना को जमा कर दिया, और 4 दिन के भीतर ही हमलावर आक्रमणकारी श्रीनगर से 25 मील दूर बारामूला तक जा पहुंचे। अब जब राज्य के राजा को लगा कि बात हद से आगे बढ़ रही है, तब 26 अक्टूबर को कश्मीर के राजा ने आक्रमणकारियों से अपने राज्य को बचाने के लिए भारत सरकार से सैन्य सहायता की मांग की, और साथ ही कश्मीर को भारत से सम्मिलित करने की प्रार्थना भी की। अब आपको भी पता है कि भारत के लिए भी कश्मीर एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो भारत सरकार ने इस प्रार्थना को स्वीकार किया और 27 अक्टूबर को भारतीय सेना को कश्मीर भेज दी गई तथा युद्ध समाप्ति पर जनमत संग्रह की शर्त के साथ कश्मीर को भारत का अंग मान लिया गया। अब भारत द्वारा जम्मू कश्मीर की सुरक्षा, कश्मीर के भारत में विलय के निर्णय के कारण, और साथ ही पाकिस्तान द्वारा आक्रमणकारियों को सहायता देने की नीति के कारण कश्मीर दोनों ही देश के बीच एक युद्ध का मैदान बन गया। धीरे धीरे भारत सरकार को ये बात का अंदाजा मिल गई कि पाकिस्तान सरकार स्वयं इन कवालियों की सहायता कर रही है। तब 1 जनवरी 1948 को भारत सरकार ने सुरक्षा परिषद में इस मुद्दे की शिकायत की और कहा कि पाकिस्तान की सहायता से कवालियों ने भारत के प्रमुख अंग कश्मीर पर आक्रमण कर दिया है, जिसके चलते अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को खतरा है। हालांकि कई सामरिक विश्लेषक इस निर्णय को भारत के विरुद्ध मानते हैं। अब ये मुद्दा सुरक्षा परिषद के पास थी, तो उनको इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कुछ नाटक तो करनी ही थी। तो इसी को लेते हुए उन्होंने 5 राष्ट्रों, जिसमें चेकोस्लोवाकिया, अर्जेंटीना, अमेरिका, कोलंबिया और बेल्जियम के सदस्य नियुक्त थे, उनसे इस मुद्दे को सुलझाने के लिए कहा गया। अब संयुक्त राष्ट्र ने आयोग को तुरंत कार्य आरंभ करने के लिए कहा और 13 अगस्त 1948 को दोनों पक्षों को युद्ध बंद करने के लिए समझौता करते हुए कुछ नियमें और शर्तें लागू की, जिसमें पहला शर्त यह था कि पाकिस्तान अपनी सेना कश्मीर से हटाए तथा कवालियों और घुसपैठियों को भी वहां से हटाए। दूसरा शर्त यह था कि सेनाओं द्वारा खाली किए गए प्रदेश का शासन प्रबंधन स्थानीय अधिकारी करेगा।
तीसरा शर्त ये था कि पाकिस्तान द्वारा उपयुक्त वर्णित शर्तों को पूरा करने की सूचना भारत को दे, तब भारत वहां से अपने सेना को हटाएगा। और साथ ही भारत को भी ये कहा गया कि उतना ही सेना रखे जो कि वहां की शांति और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जरूरत है। यहाँ से ही कुछ धाराओं की वजह से कश्मीर पूरी तरह भारत से कटने लगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य ने अपना अलग संविधान बनाया। विदेशी संबंध, प्रतिरक्षक मामलाएं एवं संचार जैसी संवेदनशील मुद्दे को छोड़कर इच्छा अनुसार कानून पास करने की आजादी जम्मू कश्मीर राज्य की विधानसभा को दी गई। आयकर, उत्पादन शुल्क जैसे मुद्दे को भी इच्छा अनुसार मान्यता दी गई। बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात सोचने वाली ये थी कि भारत ने किसी नागरिक को जो कश्मीर राज्य का नागरिक नहीं है उसे जम्मू कश्मीर में जमीन तक खरीदने का इजाजत नहीं था। तो घुमा फिरा के इस सब कारणों की वजह से भी जम्मू कश्मीर राज्य को देश की मुख्य धारा से अलग थलग रखा गया, और ये जानबूझ के रखा गया कुछ पार्टियों की तरफ से, ताकि उनका वर्चस्व वहां पे कभी खत्म ना हो। और उसकी फलस्वरूप वहां पे गरीबी रही और अलगाववादी जैसे भावनाओं को प्रोत्साहन दिया गया, जिससे कुछ पार्टियां वहां पे अपनी सत्ता में बनी रह सके और उनके घर बार बहुत अच्छे से चले। देखिए, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को देखा है, इसका मतलब आप हमारे कंटेंट को पसंद कर रहे हैं। और इसी तरह कंटेंट्स के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 370 के तहत कश्मीर को कैसे भारत से तोड़ा गया, इसको एक एग्जाम्पल की तरफ से सोचते हैं। कि मान लीजिए कि आपका घर बहुत बड़ा है और उसमें एक ऐसे कमरा है जिसे आप ना तो छूते हैं ना आप जाते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप उसमें नहीं जाएंगे या आप उस कमरा को यूज नहीं करेंगे तो उसमें अलग अलग जानवर या कीड़े मकोड़े का घर बन जाएगा। तो इस प्रकार ही जम्मू कश्मीर को भारत से दूर रखने का काम 370 और 35A जैसे कानून कर रही थी। अब सोचने वाली बात यह है कि स्वतंत्रता के बाद भी हमें इस शब्द का क्यों प्रयोग करना पड़ता था जम्मू कश्मीर के लिए, कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अटूट अंग है। क्या आपने ये सोचा है कि कभी हम दूसरे राज्य जैसे हरियाणा, राजस्थान या यूपी के लिए हमने ये नहीं कहा कि भारत का ये अटूट अंग है? आप सबका जवाब यही होगा कि जो हमने देखा है या जहाँ पे भी हमने पढ़ा है, हमने सब जगह यही सुना था कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अटूट अंग है, जिसे हमें बार बार साबित करना पड़ रहा था। और ये सुनाने वाले कुछ वहाँ के बुद्धिजीवी और कुछ पार्टियां थी जो कि हमेशा से ये चाहते थे कि ये कानून हमेशा जम्मू कश्मीर में लागू रहे और जम्मू कश्मीर भारत का एक विवादित राज्य हमेशा बन के रहे। आपको बता दे, जब 35A और 370 धाराएं लागू की गई थी, तब ये औपचारिक रूप से बैकडोर से इस कानून को लागू की थी। जब 370 और 35A जैसे धाराएं लागू की गई, तब इसकी खबर किसी को नहीं थी। बहुत सारे बुद्धिजीवियों को भी इस कानून के बारे में कोई खबर नहीं था। अब हम ऐसा भी नहीं कह सकते हैं कि भारतीय गवर्नमेंट को इसके परिणाम और इस कानून के बारे में जानकारी नहीं थी, लेकिन इस सब के बावजूद भी इस कानून को लागू की गई और जम्मू कश्मीर जैसे राज्य को गरीबी और मुख्य धारा से पूरी तरह तोड़ दी गई, जिसका फलस्वरूप ऐसा कुछ हुआ कि ना ही सिर्फ इस कानून की वजह से जम्मू कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दे दी गई, बल्कि उसका अलग झंडा होता था, उसके अलग कानून होते थे, उसके अलग पार्लियामेंट होते थे। यहाँ तक आपको सोचने पे विवश कर देगी कि यहाँ के मुख्यमंत्री को भी प्रधानमंत्री के जैसे स्टेटस मिलता था। तो आप समझ सकते हैं कि कुछ परिवार और पार्टी ने किस तरह से जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा से अलग रखा, और जो नॉर्मल कानून बनते थे बाकी राज्यों के लिए भारत में, वो भी जम्मू कश्मीर के ऊपर लागू नहीं होती थी। अमूमन 5 साल का कार्यकाल होता है किसी भी पार्टी का, लेकिन जम्मू कश्मीर में यही चीज 6 साल के लिए होता था। लेकिन इस 6 साल या 5 साल पे हमें फोकस नहीं करनी है, क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि वहाँ पे कुछ ही पार्टी थे जो कि एक दूसरे के साथ घुल मिलकर सत्ता में आते थे और फिर सत्ता से चले जाते थे। अब इतनी बात आपको इस कानून के बारे में बताया है, तो आपको एक और चीज जरूर बता दें। देखिए, ये वही कानून थी जिसकी वजह से जो हिंदू थे, जो सिख थे, जो गैर मुस्लिम धर्म के लोग थे, उनको यहाँ से जमीन वगैरह छोड़ के भागने पड़ रहे थे, और उनका जो नरसंहार हुआ था उसे भी इस कानून का ही फलस्वरूप आप समझ सकते हैं। जो यहाँ पे कट्टरवाद या आतंकवाद फैलती थी, वो इस कानून की वजह से ही फैलती थी, क्योंकि यहाँ के पुलिस शासक को भी जम्मू कश्मीर के शासक ही चलाते थे,
और इसी वजह से यहाँ के अलगाववाद या कट्टरवाद लोगों को यहाँ पे बहुत आसानी से बेल मिल जाती थी या उन्हें पकड़ा ही नहीं जाता था। लेकिन हर रात के बाद सवेरा आता है, उसी तरह भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई और उन्होंने कश्मीर से धारा 370 को हटाना अपना प्रमुख मुद्दा बनाया और धीरे धीरे आम जनता का भी ये आवाज बनी। और इसी को देखते हुए 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में इस ऐतिहासिक कार्य को करते हुए जम्मू कश्मीर से 370 और 35A को हटा लिया गया। अब आप ये भी कह सकते हो कि इस कानून को 70 साल में जो नहीं हटा पाए वो एक क्षण में कैसे नरेंद्र मोदी की सरकार ने हटा लिया। तो देखिए, जब इस कानून को संविधान में जोड़ा गया था तब एक शब्द का इस्तेमाल किया गया था, जो शब्द था टेम्पररी एंड ट्रांसिट, यानी कि उस समय के हालत के अनुसार संविधान में किया गया संशोधन था जो अस्थायी नहीं था। और आखिरकार अनुच्छेद 370 के एक धारा को छोड़कर सभी धाराओं को यहाँ से हटा लिया गया। अब आपको ये तो समझ आ गई कि कश्मीर को क्यों 370 और 35 के धाराओं के बीच में जकड़ी गई थी और ये किस तरह भारत से कटा रहा, और क्यों पाकिस्तान को बार बार ये मुद्दा मिलते रहा कि वो यहाँ पे अलगाववाद और कानून व्यवस्था को चुनौती देते रहे। लेकिन अब समझने वाली बात यह है कि क्यों जम्मू कश्मीर भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए ही इतना बड़ा मुद्दा है। जम्मू कश्मीर अपने आप में एक ऐसा राज्य है जिसमें बहुत सारी खूबियां हैं, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर से पानी की जो बहाव आती है उसकी वजह से ये राज्य बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। और आपने ये न्यूज भी बहुत बार सुना होगा कि भारत ने जम्मू कश्मीर से जाने वाली पानी को बंद कर दिया है पाकिस्तान के लिए। तो ये पानी की जो बहाव है जो कि कश्मीर से निकलती है वो भारत के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी के साथ पाकिस्तान के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। अब पाकिस्तान के लिए पानी की बहाव क्यों जरूरी है उसको एक रिपोर्ट से समझते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एग्रीकल्चर की तरफ से एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसके मुताबिक 18.9% पाकिस्तान की एनुअल जीडीपी की एग्रीकल्चर सेक्टर जो है, जो कश्मीर से जो पानी की बहाव आती है उस पे निर्भर है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर कश्मीर का मुद्दा पाकिस्तान ने छोड़ दिया तो लमसम 19% उसकी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो बर्बाद हो जाएगी। साथ ही भारत के लिए कैसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने सुना होगा कि इंडिया हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर पे बहुत ज्यादा फोकस कर रही है और अलग अलग डैम या अलग अलग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही है, जो कि भारतीय इकोनॉमी को बढ़ाने में मदद कर रही है। तो इसमें भी पानी की जरूरत होती है और इसीलिए भारत को भी इस मुद्दे में बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। अब इस प्राइमरी रीजन के अलावा कुछ सेकेंडरी रीजन भी है। पहला तो ये हो गया कि कश्मीर का एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंस बहुत खास है, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ी लैंड की वजह से यहाँ पे अलग अलग खेतियां भी बहुत आसानी से होती है। साथ ही यहाँ के जो फॉरेस्ट है उसकी भी अलग अलग विशेषताएं हैं। उसके साथ ही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस यहाँ पे टूरिज्म है, जिसकी वजह से फायदा मिलता है। देखिए, जम्मू कश्मीर में इतना ही नहीं बल्कि कुछ मिनरल रिसोर्सेस भी है जिसको हम धातुओं कहते हैं, जो कि अलग अलग विशेषताएं की होती है, उसकी प्रकार भी यहाँ पे उपलब्ध हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, 2,22,236 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ एरिया को कोई भी कंट्री ऐसे आसानी से नहीं जाने देगी। तो इसीलिए भारत और पाकिस्तान के लिए जम्मू कश्मीर का जो मुद्दा है वो बहुत खास है। हमें उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आई होगी। इसी तरह लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें।